Assalamu alaikum. So today we are going to discuss TH important clinicals of head and neck. तो बारी बारी हेड एंड नेक के हर टॉपिक के क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे जैसे हमने एब्डोमेन और पेल्विस के किए थे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कल. तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो स्कल हेडेक का टॉपिक है. सबसे पहले हेडेक इज एसोसिएटेड विद टेंशन, फटीग और फीवर एंड मे इंडिकेट ब्रेन ट्यूमर, सुबरेक्नॉइड हेमरेज और मेनिंजाइटिस. तो हेडेक की बहुत सारी रीजंस होती हैं. इवन डिहाइड्रेशन भी रीज़न हो सकती है. इवन स्टार्वेशन हो सकती है, टेंशन है, फटीग है, फीवर है, ठीक है. और बड़ी से बड़ी कॉजेज़ भी हो सकती हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर, सबरेक्नॉइड हेमरेज और मेनिंजाइटिस है, ठीक है. उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ टीडियन. इफ़ यू रिकॉल के जो टीडियन था हमारा एज शेप सूचर था जो कि टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन और जाइगोमेटिक और फ्रंटल बोन के दरमियान में होता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये जो हमारे पास एज शेप सूचर है ये टेम्पोरल लेटरल, आपको लेटरल नॉर्मा में नज़र आता है, नॉर्मा लेटरालिस में नज़र आता है, ठीक है. तो इसका अगर रप्चर हो जाए तो इसके बिल्कुल पीछे हमारे पास पड़ी होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. तो अगर इसका फ्रैक्चर हो जाए तो वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो सकती है, ठीक है. और वहाँ पर एक हमारे पास एपिड्यूरल हेमाटोमा बन जाएगा, ठीक है. और एपिड्यूरल हेमाटोमा जब बन जाएगा तो वो जो वहाँ पर बिल्कुल पीछे हमारे पास इफ यू नो एंटीरियर जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है, एंटीरियर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, एंटीरियर टू द सर्कस, सेंट्रल सर्कस, तो वो हमारे पास मोटर एरिया होता है. तो अगर वो कंप्रेस करेगा, हीमाटोमा कंप्रेस कर सकता है मोटर एरिया को, जिससे आपके अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के पैरालिसिस हो सकती है. इतना सवियर ऐसे नहीं होगा कि पूरी साइड का पैरालिसिस हो जाए. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट आर बीइंग कंप्रेस्ड दैट विल रिजल्ट इन द कंप्रेशन इन द पैरालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट that which it is controlling on the opposite side, ठीक है. तो ये हमारे पास जो टीरियन का रप्चर है, ये याद रखना. अपने एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर टीरियन के पॉइंट पर फ्रैक्चर हो तो कौन सी आर्टरी के रप्चर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. टेम्पोरल फ्रैक्चर में भी जो हमारे पास टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो भी इसी आर्टरी के रप्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. देन वी हैव अ फ्रैक्चर ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. अब ये इतनी लाइन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में आप रिकॉल करें कि होता क्या है. वी हैव होल ऑफ द ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के ही अंदर है. तो अगर उसका फ्रैक्चर होगा तो डैमेज भी ईयर को ही आएगा. तो ईयर में से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ सकता है बिकॉज इफ़ यू रिकॉल तो मिड ब्रेन जो मिडिल ईयर है उसके ऊपर जो टेगमेंट टेम्परा है, उसकी जो रूफ होती है वो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वीक होती है. तो अगर वहाँ फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो इट कैन रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द ईयर एंड इट रिजल्ट्स इन हियरिंग लॉस, फेशियल नर्व डैमेज बिकॉज फेशियल नर्व इज ऑल्सो देयर इन एडिशन टू द ईयर कंपोनेंट्स, ठीक है. ईयर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व तो होगी, वहाँ पर फेशियल नर्व भी होती है मिडल ईयर में, ठीक है. तो वो भी डैमेज हो सकती है. देन वी हैव मैलर और जाइगोमेटिक फ्लश. इट इज़ अ कंडीशन जिसमें जो है वो फीवर में या ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शंस में स्पेसिफिकली जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है उसके ऊपर रेडनेस आ जाती है, लाइक जैसे ब्लश लगाया हो, बिल्कुल इस तरह से. उसको हम मैलर और जाइगोमेटिक फ्लश कहते हैं. उसके बाद है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन्स आर नेजल बोन, ठीक है. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है नेजल, मैंडिबल एंड पैराइटल एमिनेंस, ठीक है. ठीक है, पैराइटल एमिनेंस होता है कि जो हमारे पास पैराइटल बोन है ना, अगर ये स्कल है कुछ इस तरह का, ठीक है, इट्स वेरी बैड. तो ये हमारे पास यहाँ पैराइटल बोन के ऊपर एक छोटा सा एलिवेटेड पार्ट होता है, उसको हम पैराइटल एमिनेंस कहते हैं. ये मैंने टीथ बनाए हैं, ठीक है. ये पूरी पैराइटल बोन है हमारे पास. यहाँ टेम्पोरल होगी, ये फ्रंटल है, ठीक है. इफ कैन जस्ट रिलेट इट विद द नॉर्मल बोन, ठीक है. उसके बाद तो ये 3 बोन्स हैं जो सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड होती हैं, नेजल, मैंडिबल एंड पैराइटल एमिनेंस. उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल है इट्स अबाउट लीफोर्ड क्लासिफाइड 3 फ्रैक्चर्स ऑफ मैक्सिला. जो मैक्सिलरी बोन है हमारे पास जो कि अपर जॉ बना रही होती है, इसके 3 तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं. फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोसेस यानी जो एल्वियोलर प्रोसेसेस है ना उनका फ्रैक्चर हो जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है. और इसमें नेजल सेप्टम भी इंक्लूड हो जाता है. एक तो इसका ये फ्रैक्चर है. दूसरा है ऑब्लिक फ्रैक्चर. और ये जो ऑब्लिक फ्रैक्चर है ये पास हो रहा होता है maxillary sinus through infraorbital foramen lacrimal to the bridge of nose, ठीक है. ये इस तरह से जा रहा होता है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से. यानी अगर मैं आपको फेस की डायग्राम बनाकर समझाऊं तो दिस इज द फेस, ये अगर नोज है लेट्स सपोज, ये फेस का वाला एरिया है, माउथ वाला एरिया है, ये आईज हैं. तो ये जो ये वाला फ्रैक्चर होगा ये इस तरह से जा रहा होता है मैं इंफ्राऑर्बिटल फोसा से, फिर यहाँ पर हमारा लैक्रिमल सिस्टम होता है, ये उसको कट करता है और हमारे पास ब्रिज ऑफ नोज तक जा रहा होता है. इस तरह से ये ऑब्लिक होता है, ठीक है. उसके बाद है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर. अनदर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर दैट passes through superior orbital fissure, ethmoid nasal bone and extends through sphenoid frontozygomatic suture. जो दूसरा हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर जो हमने पढ़ा वो इस लेवल पर था, एल्वियोलर प्रोसेसेस के लेवल पर. जो सेकंड वो हॉरिजॉन्टल वाला बता रहे हैं इट इज पासिंग यहाँ पर, ठीक है. यानी यहाँ पर वो नेजल कैविटी के बोन्स भी जिसमें इथमॉइड है, नेजल बोन है, इनको भी डैमेज कर रहा है और एक्सटेंड थ्रू स्फीनॉइड
एंड फ्रंटोजाइगोमैटिक सुचर, यहाँ पर हमारे पास होता है फ्रंटोजाइगोमैटिक सुचर, ये वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को भी इवन ये जो है वो फ्रैक्चर कर रहा है। दिस इज अनदर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला, ठीक है। ये एक्चुअली मैक्सिला का फ्रैक्चर तो नहीं है, बट ये लीफॉर्ट के फ्रैक्चर्स में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल है इज अबाउट मैंडिबल इज फ्रैक्चर्ड एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। मैंडिबल का लोअर जॉ बना रही है मैंडिबल हमारी, उसके फ्रैक्चर की बात करें कि वो 3 पॉइंट्स पर डैमेज हो सकता है, और वो 3 पॉइंट्स पर जब डैमेज होगा तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 9 सॉकेट, ठीक है, के 9 सॉकेट यानी जो कनाइंस होते हैं हमारे जो मिडल में इंसाइजर्स होते हैं, जो फ्रंट से हमें टीथ नज़र आ रहे होते हैं, उसके साइड्स पर केनाइंस होते हैं, जो कि एनिमल्स में जैसे शेर वगैरह हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनके बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले टीथ का जो उस लेवल्स पर हमारे पास मैंडिबल का फ्रैक्चर हो सकता है, लोअर जॉ की बात करें। उसके बाद नेक, मैंडिबल की नेक का फ्रैक्चर हो सकता है। मैंडिबल की नेक होती है, ठीक है, मैंडिबल की नेक, अगर मैंडिबल को मैं ड्रॉ करूँ तो मैंडिबल की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पर इसके एल्वेओलर प्रोसेसेस होती हैं, तो ये इसकी नेक होती है। यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बन रहा होता है, तो नेक जब डैमेज होगी तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन का खतरा होता है। देन वी हैव नेक हो गया, एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। तो एंगल ऑफ मैंडिबल जब रप्चर होगा, फ्रैक्चर होगा, तो उसके नतीजे में थर्ड मोलर टीथ जो है उसके डैमेज होने का खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल इज अबाउट फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है। उनके नतीजे में कौन कौन से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा जब डैमेज होगा, फ्रैक्चर होगा, एनोस्मिया होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी क्योंकि वहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब भी था। एपिस्टेक्सिस होगा, नोज की ब्लीडिंग होगी क्योंकि वहाँ की मेन आर्टरीज जो हैं वो नोज की तरफ जा रही होती हैं। ब्लैक आई होगा, ब्लैक आई होता है कि जो आई के अराउंड ना कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड की डेपोजिशन हो जाएगी और वो क्लॉट की वजह से वो ब्लैक अपीयर होगा, ठीक है। वो होगा, एक्सोफ्थैल्मस होगा, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स होगा, सीएसएफ लीकेज हो सकता है फ्रॉम नोज, बिकॉज एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ही हमारे पास फेरेंजियल टाइम्पैनिक ट्यूब्स आ रही होती हैं, ठीक है, जो कि नोज़ के अंदर ओपन हो रही होती हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ नोज़ पर। तो अगर वो भी बीच में से डैमेज हो गई हैं तो इट कैन रिजल्ट इनटू द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, और वैसे भी नोज़ से ब्लीडिंग हो जाएगी, सॉरी सीएसएफ लीकेज हो सकता है, और वैसे नोज़ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा प्रोड्यूसेस ब्लड एंड सीएसएफ डिस्चार्ज थ्रू ईयर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मिडल क्रेनियल फोसा में भी है पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और उसके डैमेज हो गया आगे तो वो आपसे सीएसएफ लीक होगा थ्रू ईयर। ब्लीडिंग थ्रू नोज हो सकता है, डैमेज टू 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्योंकि वो दोनों पेट्रस अगेन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में पड़ी हुई है। फ्रैक्चर ऑफ posterior cranial fossa causes bruising over mastoid region extending over sternocleidomastoid। मास्टोइड रीजन यानी अगर आप इफ़ यू नो कि हमारे ईयर के बिल्कुल पीछे मास्टोइड प्रोसेस है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, तो वो पूरे मास्टोइड रीजन में ब्रूजिंग हो सकती है अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है, और वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल तक एक्सटेंड कर सकता है, इवन नेक में भी जा सकता है वो, ये कह रहे हैं वो। नेक्स्ट क्लिनिकल इज अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ कैलवेरिया, यानी स्कल के फ्रैक्चर्स में कहाँ कहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर इन विच कैसे फ्रैक्चर हो सकता है ये बता रही हैं। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर इन विच बोन इज डिप्रेस्ड इनवर्ड, यानी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें बोन ब्रेन की तरफ डिप्रेस हो जाए, तो उससे ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद लीनियर फ्रैक्चर अकर्स एट पॉइंट ऑफ अफेक्ट एंड रेडिएट्स अवे फ्रॉम इट इन 2 और मोर डायरेक्शन, यानी अगर लेट्स सपोज ब्रेन के अंदर बात करें तो अगर ये ब्रेन है तो इसमें हो सकता है एक जगह पर यहाँ पर डैमेज हुआ हो, ठीक है, यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और वो 2 सेंटीमीटर इर्द गिर्द भी फैल गया है, क्योंकि बोन है ना तो क्रैक्स आ सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी फ्रैक्चर होता है, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं बोन के, तो बोन इज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस। काउंटर ब्लो फ्रैक्चर अकर्स एट ऑपोजिट साइड ऑफ क्रेनियम टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज कू एंड काउंटर कू। कू होता है COUP कू, ठीक है, इसको कूप नहीं पढ़ते, इसको कू पढ़ते हैं, ठीक है। तो कू में क्या होता है कि साइड ऑफ लेट्स सपोज दिस स्कल, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया है, और अगर इसमें साइड ऑफ इम्पैक्ट यानी जो आपके पास ट्रॉमा आया है वो यहाँ से आया है और इंजरी भी इसी जगह पे हुई है, तो इट इज कू। बट अगर ट्रॉमा यहाँ से आया है और इंजरी यहाँ की बजाय इस साइड पर हुई है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज काउंटर कू, ठीक है। तो ब्रेन में ऐसा भी होता है, दिस इज नोन एज द काउंटर ब्लो फ्रैक्चर्स भी इसको कहते हैं। उसके बाद है कैपेट सक्सीडेनियम, इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग। अच्छा, ये होता है कि ब्रेन में सॉरी स्कल में स्कल के ऊपर स्कैल्प के लेवल पर अगर कोई आर्टरी रप्चर हो जाए, कोई कैपिलरी रप्चर हो जाए, तो वहाँ पर छोटा सा सॉफ्ट सा ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से हीमाटोमा सा बन जाएगा, स्वेलिंग बन जाएगी, उसको हम कैपेट सक्सीडेनियम कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है, बिकॉज ड्यूरिंग डिलीवरी हर ऑर्गन पर जो है वो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। उसके बाद है palpation of fontanelles enables the physician to determine growth in the surrounding bones. You have already been studied the degree of hydration of the body, and if the fontanelles are depressed below the surface, the baby is dehydrated.
थर्ड, द स्टेट ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, वो बल्जिंग फॉन्टेनेली होगा अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा। उसके बाद है डिटर्मिन द एज इन 1 to 2 years ऑफ चाइल्ड, जितना जितना फॉन्टेनेली का स्पेस कम होता जाएगा इट विल इंडिकेट के चाइल्ड की एज भी बता सकता है। उसके बाद है जी, अ ब्लो टू द टॉप ऑफ हेड में फ्रैक्चर द स्कल बेस विद रिलेटेड क्रेनियल नर्व्स, ये काउंटर को इंजरी है, यानी टॉप ऑफ द हेड पर ब्लो आया है बट इंजरी कहाँ हो रही है, बेस ऑफ द स्कल पे, और बेस ऑफ स्कल से बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती हैं, तो वहाँ पर क्रेनियल नर्व इंजरी हो सकती है और CSF लीक हो सकता है। ट्राइपोड फ्रैक्चर क्या होता है? ट्राइपोड फ्रैक्चर होता है, इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम योर एनाटमी, तो जो जाइगोमेटिक पार्ट है ना, ये आया है यहाँ पर, जाइगोमेटिक एक एलिवेशन सी बनी हुई है, ये 3 बोन से मिलकर बनती है, ऊपर से फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन का पार्ट होता है, और हमारे पास जो है वो टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है, साइड से, और मैक्सिलरी बोन भी होती है, 4 बोन्स के मिलने से ये वाली एलिवेशन बन रही होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो ट्राइपोड फ्रैक्चर है वो, सॉरी 3 बोन्स होती हैं, 4 नहीं होती, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड मैक्सिलरी, ठीक है, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड मैक्सिलरी बोन्स होती हैं। तो इस पॉइंट पर जब डैमेज होता है तो ये तीनों बोन्स ही यहाँ से फ्रैक्चर हो जाती हैं, इसको हम ट्राइपोड फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइपोड फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द 3 सपोर्ट्स ऑफ मैलार, चीक और जाइगोमेटिक बोन इंक्लूडिंग द जाइगोमेटिक प्रोसेसेस ऑफ टेम्पोरल, फ्रंटल एंड मैक्सिलरी बोन्स। इन्हीं तीनों बोन्स की जाइगोमेटिक प्रोसेस मिलकर बना रही थी ये चीक वाला एरिया जो एलिवेटेड है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइपोड फ्रैक्चर। उसके बाद है इन द यंग चाइल्ड स्कल में बी लाइकन टू अ टेबल टेनिस बॉल दैट इन अ लोकलाइज्ड ब्लो प्रोड्यूस अ डिप्रेशन विदाउट स्प्लिंटरिंग। अच्छा, इसको हम पॉन्ड फ्रैक्चर कहते हैं। यंग बच्चे में क्या होगा कि टेबल टेनिस बॉल होती है ना, अंदर से खाली होती है, तो क्या होता है जब आप उसको कंप्रेस करेंगे वो अंदर को दब जाएगी, तो इस तरह के कंप्रेशन फ्रैक्चर छोटे बच्चों में हो सकते हैं। इस चीज़ को हम इस, और वो उसी एरिया में होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम पॉन्ड फ्रैक्चर कहते हैं सिंपली। तो ये हमारे पास थे स्कल के क्लिनिकल्स। अब हम चलते हैं स्कैल्प और फेस के क्लिनिकल्स पर, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस और स्कैल्प वाले, तो इन पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। इट इज मार्क्ड बाय प्रोक्सिमल पेन, ठीक है, ऐसे पेन होती है जैसे कोई छुरी से आपके फेस को काट रहा है, बहुत शार्प पेन होती है इसकी, अलॉन्ग द कोर्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और यू नो कि फेस को सप्लाई ही ट्राइजेमिनल करिए एक्सेप्ट फॉर द थोड़ा सा पार्ट पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, इसमें एक्सेसिव पेन होती है, ट्राइजेमिनल नर्व के कोर्स के अलॉन्ग बहुत ज़्यादा पेन होती है, स्पेशली रेडिएटिंग टू द मैक्सिलरी और मैंडिबुलर एरिया, इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो रेडिएट कर रही होती है। प्रोक्सिसम आर सेट ऑफ बाय टचिंग, प्रोक्सिसम कहते हैं एपिसोड्स ऑफ पेन, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पेन के झटके जैसे लगते हैं, और ये टच करने से, शेव करने से, ड्रिंक करने से, च्यू करने से ये दे सेट ऑन। उसके बाद द कॉमन कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर आर एबरेंट ब्लड वेसल्स, एन्यूरिज्म्स, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, मल्टीपल सेक्युलरोसिस हो सकता है, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व को इट्स ड्यूरिंग इट्स कोर्स कंप्रेस कर रहा हो, ठीक है, या जो है वो कोई भी ऐसा चीज़ है जिसने उस नर्व को बाहर से कंप्रेस किया हुआ है, डैमेज कर रही है, तो इट कैन लीड टू ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। उसके बाद पेन इज रिलीव्ड आइदर बाय इंजेक्टिंग 90% अल्कोहल, ठीक है, पेन को रिलीव कैसे करते हैं, या फिर हम वो नर्व ही काट दें, ठीक है, वो वाला पार्ट जो अफेक्टेड है उसको कट कर दें, तो राइजोटमी इसको कहते हैं, इसके ज़रिए से हमारे पास जो है वो पेन रिलीव हो सकती है। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व लीजन कॉजेज एनेस्थीसिया अलोंग कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर हाफ ऑफ स्कैल्प, अगर स्किन का कोई लीजन है तो इट कैन कॉज, देखिए लीजन में और कंप्रेशन में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है, कंप्रेशन वाला हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है, और ये लीजन है, एंटीरियर हाफ ऑफ स्कैल्प पर एनेस्थीसिया हो जाएगा, लीजन में उसका फंक्शन डिमिनिश हो जाता है, कंप्रेशन में फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो लीजन में एनेस्थीसिया हो गया है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीरियर हाफ ऑफ स्कैल्प, वहाँ पर वो सप्लाई करी थी फेस में, कॉर्निया के अलावा, कंजक्टाइवा और एंगल ऑफ मैंडिबल के अलावा, ठीक है, इन जगह के अलावा एनेस्थीसिया हो गया, सॉरी इन जगह पर एनेस्थीसिया हो गया फेस में एक्सेप्ट फॉर दीज एरियाज, बाकी सारी जगहों पर हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड माउथ, यहाँ पर भी हमारे पास जो है एनेस्थीसिया हो जाएगा, इवन आपको कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। उसके बाद है herpes zoster infection is followed by eruption of groups of vesicles following course of affective nerve। अच्छा, herpes zoster infection क्या होता है, ये हमारे पास एक वायरस है, और ये वायरस क्या करता है, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है ना, ये गैंग्लियाज में रिले करता है, गैंग्लियाज में आकर बैठ जाता है और वहाँ पर न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा होता है, तो ये किसी भी नर्व के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में बैठ सकता है, वो कोई स्पाइनल नर्व भी हो सकती है, वो कोई क्रेनियल नर्व भी हो सकती है, ठीक है, मोस्टली स्पाइनल नर्व के रूप में बैठता है। अब ये जब डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आकर बैठता है, तो वो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है उसके अंदर सेंसरी नर्व आ रही होती है, तो सेंसरी नर्व जहाँ से भी वो सेंसेशन लेकर आएगी उस जगह पर जो है वो उसका जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्किन पर, उस जगह पर ये शिंगल्स अपीयर करता है, ग्रुप्स ऑफ वेसिकल्स बनते हैं,
ठीक है, तो ये herpes zoster इन्फेक्शन की होगी बात। द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एक्सप्लेन्स व्हाई हेडेक इज यूनिफॉर्मली कॉमन सिम्टम इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नोज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात। The sensory distribution of trigeminal nerve explains why headache is uniformly common symptoms in involvement of the nose, paranasal ear sinuses, sinusitis, infections and inflammation of teeth and gums, reflective errors of eyes, glaucoma and meningitis. अच्छा, इन सारी चीज़ों के इन्फेक्शन में या इन्फ्लेमेशन में क्यों हमारे पास हेडेक होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये सारा एरिया जो है हमारे पास, इट इज़ द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि फेस में मोस्टली जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व ही लेकर जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से जब ट्राइजेमिनल नर्व के पास आपके पास इधर कोई इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इस सर में दर्द होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फेस हैज़ नो डीप फेसिया बट इट्स सबक्यूटेनियस टिश्यू इज लूज, हेंस फ्लूइड एंड ब्लड कैन accumulate in it following bruising. फेशियल इन्फ्लेमेशन कॉजेज स्वेलिंग दैट इज बी स्टिंग, यानी वो कह रही है फेस में कोई डीप फेशिया नहीं होता लेकिन इसका सबक्यूटेनियस टिश्यू लूज होता है, इस वजह से जब भी कोई आर्टरी रप्चर होगी या कोई फ्लूइड होगा तो वहाँ पर वो एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पर ब्रूज बन जाता है। और फेशियल इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे बी स्टिंग है, और प्रोमिनेंट स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज वहाँ पर जगह है, लूज है वो, तो इस वजह से वो स्वेलिंग अपेरेंटली इतनी प्रोमिनेंट भी होती है। उसके बाद डैमेज टू द फेशियल नर्व प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ ग्रेटर पेट्रोजल नर्व रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मोटर टेस्ट एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन। अच्छा, ये आपको फेशियल नर्व का कोर्स आना चाहिए। फेशियल नर्व के कोर्स के अंदर इफ आई रिकॉल समथिंग, तो फेशियल नर्व निकली इंटरनल अकॉस्टिक मेटर से पास करती है, फिर मिडल ईयर में चली जाती है, मिडल ईयर में जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, वहाँ से निकलकर फेशियल कैनाल से पास करती है, फेशियल कैनाल से पास करती हुई डिफरेंट ब्रांचेस देती है, नर्व टू स्टेपीडियस, कॉर्डा टिम्पनाई, और फिर स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से एग्जिट कर देती है। ठीक है, और फिर फेस में चली जाती है, और फेस में इट एंड्स बाय गिविंग 5 सेंसरी ब्रांचेस। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसका कोर्स। यहाँ पर जब ये जेनिकुलेट गैंग्लियन से एग्जिट करने लगती है तो ये एक ब्रांच देती है विच इज नोन एज ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, जिसके अंदर पैरासिम्पैथिक फाइबर्स होते हैं फॉर लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, अच्छा जब ये वाला वो कह रही हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के कोर्स से, यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन से पहले नर्व अगर डैमेज होगी ना, यानी इस जगह पर नर्व डैमेज हुई है तो इस जगह पर इस नर्व के पास सारे फाइबर्स हैं, पैरासिम्पैथिक भी हैं, टेस्ट भी हैं, सारे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डैमेज होती तो सिर्फ लैक्रिमल ग्लैंड की पैरासिम्पैथिक सप्लाई जानी थी। यहाँ पर डैमेज होती तो हमारे पास टेस्ट सेंसेशन जानी थी, सेंसरी सेंसेशन जानी थी, जो फेशियल नर्व की है। बट इस जगह पर चूंकि सारे फाइबर्स इसके पास हैं तो सारी सेंसेशन चली जाएंगी, मोटर भी, टेस्ट भी, और ऑटोनॉमिक फंक्शन भी, जो कि पैरासिम्पैथिक सप्लाई है। ठीक है, तो फेशियल नर्व पैरालिसिस कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिडोक्टमी, पेरोटिडेक्टमी यानी पेरोटिड ग्लैंड रिमूवल में उसकी वजह से भी इसका पैरालिसिस हो सकता है, जो क्योंकि इसकी ब्रांचेस चार ही होती हैं पेरोटिड ग्लैंड के अंदर से होते हुए। इट मे बी एसोसिएटेड विद डेंटल मैनिपुलेशन, वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी, HIV, यानी इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, लाइम डिजीज एंड मिडल ईयर इन्फेक्शन। Then we have superficial temporal and facial arteries may be used for taking pulse। ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशियल आर्टरीज को आप पल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल को टेम्पोरल बोन के ऊपर पॉइंट होता है, और फेशियल आर्टरी जो है वो हमारे पास इधर मैंडिबल के पास इधर एक पॉइंट होता है, वहाँ पर पैल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, बुक में डायग्राम बनी होगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। Scalp laceration bleed profusely and requires surgical care because arteries bleed from both ends owing to rich anastomosis। ठीक है, स्कैल्प की अगर लेसरेशन हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आर्टरीज हैं वो दोनों एंड से ब्लीड करती हैं, जिसकी वजह से एनास्टमोसिस, क्योंकि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी बोथ एंड्स। इसकी रीज़न ये भी होती है, एक तो वहाँ पर एनास्टमोसिस बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी बात आर्टरीज आर वेरी क्लोज टू द स्किन। ठीक है, तो थोड़ी सी भी चीज़ अगर वुंड वगैरह लगता है या ब्रूज होता है तो वो उसके ब्लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लिप अगर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनशाइन एंड स्मोकिंग। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है जहाँ पर भी एपिथेलियम होती है हमारे पास, इट एक्चुअली रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूटेशंस। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्क्वेमस सेल्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ लिप्स, दे फॉर्म कार्सिनोमास। नेक्स्ट है इन इंफ्रान्यूक्लियर लीजन्स ऑफ फेशियल नर्व। इंफ्रान्यूक्लियर लीजन्स का मतलब होता है लो मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन नोन एज बेल्स पाल्सी, जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। द होल ऑफ द फेस ऑफ द सेम साइड गेट्स पैरालाइज्ड बिकॉज फेशियल नर्व हमारे पास कहीं भी हमें क्रॉस करती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, तो जो सेम साइड का जो फेस है वो पैरालाइज हो जाता है बिकॉज फेशियल मसल्स को सप्लाई फेशियल नर्व से जा रही होती है। द फेस बिकम्स एसिमेट्रिकल क्योंकि वो वाले साइड वाले जो पैरालाइज मसल्स हैं वो
उनकी टोन खत्म हो जाएगी, दे विल बी मतलब फ्लैसिड हो जाएंगे। द अफेक्टेड साइड इज मोशनलेस, नो रिंकल, स्माइलिंग ड्रॉज माउथ टू नॉर्मल साइड, कोई रिंकल्स नहीं होंगे, कोई स्माइलिंग नहीं हो सकती, कोई एक्सप्रेशन नहीं वो दे पाएंगे, आइज क्लोज नहीं हो पाएंगी, बिकॉज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो मसल है वो भी हमारे पास अंडर द कंट्रोल ऑफ फेशियल नर्व होता है, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ आइज। फूड एक्यूमुलेट्स होगा बिटवीन टीथ एंड चीक ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, क्योंकि वो अच्छे से फेशियल मूवमेंट्स नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से च्यूइंग भी इफेक्ट होगी। इन सुप्रा न्यूक्लियर लीजन और अब प्रॉपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होगी फेशियल नर्व की, यूजुअली अ पार्ट ऑफ हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया हो सकता है, यानी अ पार्ट ऑफ हेमीप्लेजिया होता है, यानी पूरा फेस पैरालाइज नहीं होता, अ पार्ट ऑफ द फेस में भी पैरालाइज, ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ फेस इज पैरालाइज्ड। ठीक है, यानी लोअर पार्ट सिर्फ अपोजिट साइड ऑफ फेस का पैरालाइज होगा। अपोजिट साइड का क्यों होगा? ठीक है, इसमें अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि ब्रेन के लेवल पर तो ब्रेन तो अपोजिट साइड्स को कंट्रोल कर रहा है ना, ब्रेन के अंदर ये प्रॉब्लम है, यानी जो मोटर सप्लाई, जो मोटर पाथवेज फेशियल नर्व को आ रहे हैं वो डैमेज हो रहे हैं, यानी ब्रेन के लेवल पर, और ब्रेन में हमेशा अपोजिट साइड से आ रहे होते हैं, दैट्स वाई कॉन्ट्रालेटरल साइड पैरालाइज होती है। देन वी हैव द अपर पार्ट विद द फ्रंटालिस और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई एस्केप्स, वो इसमें बच जाते हैं क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उनका जो है वो एरिया होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वो स्पेयर हो जाते हैं, बाकी सारे पार्ट्स में पैरालाइज जो पैरालिसिस है वो हो सकता है। उसके बाद है फेशियल नर्व की टेस्टिंग। फेशियल नर्व कैन बी टेस्टेड बाय रिंकल्स। ठीक है, आप उस पर्सन को कहेंगे आप जो है वो अपने आईब्रोज को रेज करें और यू कैन ऐड रिंकल्स इनटू देम, तो वो शो करेगा, तो इट मीन फेशियल नर्व्स ठीक है। टीथ दिखाएं तो उससे उसकी माउथ की मूवमेंट्स पता चलेंगी, आइज क्लोज करें और ब्लोइंग बॉक्सीनेटर, यानी हम उसको कहेंगे मुंह में हवा भरें और फिर उसको ब्लो करें, तो इस तरह से फेशियल नर्व की टेस्ट करते हैं। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंजर एरिया ऑफ फेस। ठीक है, ये मैं आपको सिनेरियोज वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, सिनेरियोज में आया हुआ है। ठीक है, कि डेंजर एरिया ऑफ फेस क्या होता है। डेंजर एरिया ऑफ फेस इज एक्चुअली, ये हमारे पास अगर फेस है, ये आइज है, ये नोज है और ये माउथ वाला एरिया है, तो डेंजर एरिया ऑफ फेस इज दिस वन, ट्राइंगल, डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस भी इसको कहते हैं। ठीक है, it includes the from upper lip to the bridge of nose drained by facial veins, जिससे facial veins drain करती हैं। और ये डेंजर एरिया होता क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो facial veins की tributaries हैं, they are connected with the intracerebral venous channels, venous sinuses। ठीक है, जिसमें cavernous sinus भी आ जाता है। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन है उसको फेस से डायरेक्ट ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी डेंजरस एरिया। तो यहाँ पर इन्फेक्शन अगर होते हैं तो प्रिवेंट करना चाहिए कि एक तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो ही ना, और दूसरी बात वो कह रहे हैं पस्ट्यूज, पिंपल्स और बॉल्स और अदर स्किन इन्फेक्शंस particularly on the side of the nose and upper lip may spread to cavernous venous sinuses via superior ophthalmic vein एंड टेरिगॉइड venous plexus में भी स्प्रेड कर सकते हैं वाया डीप फेशियल वेन एंड inferior ophthalmic में। तो ये दोनों वेन्स के नाम आपने याद रखने हैं कि cavernous sinus में वाया superior ophthalmic vein जा रहा है और टेरिगॉइड venous plexus में वाया डीप फेशियल वेन एंड inferior ophthalmic veins। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डेंजर एरिया ऑफ फेस था। उसके बाद है फॉर ट्रीटिंग वुंड्स ऑफ अपर लिप एंड चीक, इंफ्राऑर्बिटल नर्व इज ब्लॉक्ड। अगर आपने अपर लिप और चीक के हमारे पास वुंड्स को ट्रीट करना है तो हम इंफ्राऑर्बिटल नर्व को ब्लॉक करते हैं, बिकॉज इट इज सप्लाइंग दैट पार्ट ऑफ दैट चीक। और ये इंफ्राऑर्बिटल नर्व मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच होती है, जो कि वो जैसे वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से बाहर निकलती है तो वो ये ब्रांच देती है, टर्मिनल ब्रांच होती है, और ये डिसेंड करके हमारे पास अपर लिप और चीक्स वाले उस पार्ट को सप्लाई करी होती है। तो जब हमने उसको ट्रीट करना है तो हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, और ये हम इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन में देते हैं by elevating upper lip and passing needle through junction of oral mucosa and gingiva. Injection of anesthetic agent into mental foramen blocks mental nerve that supplies area of lower lip। और अगर लोअर लिप में ऐसा कुछ करना है तो हम मेंटल फोरामेन होता है, अगर आपने मैंडिबल पढ़ी हो तो मैंडिबल के अंदर मेंटल फोरामेन होता है, उसके अंदर से हम जो है वो इंजेक्शन देते हैं, उसके अंदर हम एनेस्थेटिक एजेंट डालते हैं और वहाँ पर मेंटल नर्व होती है तो वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स इज ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू, दैट इज ट्रू नेजल ब्रीथर्स कैन फ्लेयर नॉस्ट्रल्स डिस्टिंक्टली, हैबिचुअल माउथ ब्रीदिंग डिमिनिश दिस एबिलिटी। फ्लेयर कहते हैं फुलाना, यानी नॉस्ट्रल्स को फुलाने की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो लोग नोज से ब्रीथ करते हैं वो प्रॉपरली अपने नॉस्ट्रल्स को फ्लेयर कर सकते हैं, जबकि जो लोग होते हैं दे डिडंट इवन नोटिस, बट वो माउथ ब्रीजर्स होते हैं, मोस्टली माउथ से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी बहुत कम होती है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स, स्कैल्प इज अ कॉमन साइट फॉर सिबेशियस सिस्ट, जिनके अंदर सीबम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स इन द स्कैल्प। Then we have scalp hemorrhage that results from the laceration of arteries in the dense connective tissue। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में चूंकि हमारे पास दैट इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट, तो वो ओपन ही रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इन द स्कैल्प, क्योंकि वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होंगी। तो अब कनेक्टिव टिश्यू है वो इलास्टिक फाइबर्स उसमें नहीं है, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो आर्टरीज ओपन ही रह जाती हैं, ब्लीडिंग होती है। उसके बाद है डीप स्कैल्प वुंड्स गेव वाइडली व्हेन द एपिक्रेनियल एपोनेुरोसिस इज लैसरेटेड ऑन द
caudal plane because of the pull of the frontal and occipital bellies of epicranius muscle in opposite direction. यानी कि वो वाले स्कैल्प वुंड्स, अच्छा इसकी मैं अगर आपको डायग्राम से दिखाऊं तो अगर ये लैटरली मैंने स्कल ड्रॉ किया है, यहाँ से ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल का फ्रंटल पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीपिटल पार्ट होता है, बीच में सारा जो एपोन्यूरोसिस होता है जिसे हम क्या कहते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, बीच में वो होता है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास सारी जो है वो स्कैल्प की डिफरेंट लेयर्स हैं। ऐसा वूंड जो कि डीप वूंड हो और इस लेवल पर हो, ठीक है, तो क्या होगा कि इस मसल को ये वाला बीच से मसल कट जाएगा, एपोन्यूरोसिस कट जाएगी, तो ये वाला पार्ट इस साइड पर ऑक्सीपिटल पार्ट की वजह से रिट्रैक्ट हो जाएगा और ये वाला इस वजह से फ्रंटल पार्ट की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगा, तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा और इस वजह से भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और इस प्रोसेस को हम गेपिंग ऑफ द स्कैल्प वूंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल विद, ठीक है, और इसको डेंजरस एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास इमिशरी वेन्स होती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने फेशियल के फेस के डेंजर एरिया में पढ़ा था। वो इमिशरी वेन्स क्या करती हैं, इन्फेक्शंस को स्कैल्प से वीनस साइनसेस में ड्रेन करी होती हैं और जिस वजह से वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकती हैं फ्रॉम स्कैल्प डायरेक्टली इनटू द वीनस साइनसेस, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, इन्फेक्शंस ऑफ और फ्लूइड कैन एंटर आईलिड्स दैट विल कॉज ब्लैक आई, रूट ऑफ नोज में भी एंटर हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस यहाँ पर इसकी स्किन में इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस जो है वो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बनाता है, तो वहाँ पर भी अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो ट्रांसमिट हो सकता है इनटू द ब्रिज ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज, ठीक है, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू हैज नो बोनी अटैचमेंट। उसके बाद है सिफिल हीमाटोमा। सिफिल हीमाटोमा क्या है, इट इज ब्लड एक्यूमुलेशन बिटवीन पेरिक्रेनियम एंड कैलवेरिया आफ्टर अ डिफिकल्ट बर्थ। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती है ना स्कल के अंदर, स्कल के अंदर वी हैव अ बोनी पार्ट जिसको हम क्रेनियम कह रहे हैं, ठीक है, और इसको अंदर से सराउंड किया होता है पेरिक्रेनियम में, ठीक है, तो अगर इन दोनों के दरमियान में लाइक एट दिस पॉइंट ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको हम सिफिल हीमाटोमा कहते हैं और इट अकर्स आफ्टर अ डिफिकल्ट बर्थ, ठीक है। देन वी हैव, अच्छा ये बेबी में होगा, मदर में नहीं होगा। उसके बाद है टेम्पोरल एंड इंफ्राटेम्पोरल फोसा, टीएमजी एंड पेरोटिड ग्लैंड के हमारे पास जो है वो क्लिनिकल्स हैं। उसके बाद मेनिंजेस है, ठीक है, तो हम ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो पेरोटिड ग्लैंड के क्लिनिकल है ना वो इस मॉड्यूल का पार्ट भी है और वो लास्ट मॉड्यूल का पार्ट भी थे, ठीक है, तो इनको आप सुन लें। वैसे आपने किए भी होंगे। फ्री सिंड्रोम होता है, फ्री सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड है ना उसको ऑटोनोमिक सप्लाई आ रही होती है वाया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ठीक है, और पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो स्किन होती है उसको सेंसरी सप्लाई आ रही होती है वाया ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। होता क्या है कि इन दोनों के फाइबर्स हो जाते हैं मिक्स, ठीक है, हो सकता है किसी लेवल पर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व में इंजरी हुई हो, ठीक है, हमने उसको सही किया, वो रीजनरेट हुए फाइबर्स और कुछ फाइबर्स जो है वो मिक्स हो गए ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व्स के साथ क्योंकि ये दोनों बहुत करीब करीब होती हैं, ठीक है। अब जब वो मिक्स हो गए तो होता क्या है कि जब भी पैरोटिड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगी तो वो भी स्किन वाले फाइबर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और वो स्किन वाले फाइबर्स स्वेट ग्लैंड्स को भी सप्लाई कर रहे होते हैं जो कि स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है। तो जब भी हम खाना खाएंगे व्हेन फूड इज इन आवर माउथ तो पैरोटिड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, जब वो स्टिमुलेट होगा तो वो स्वेट ग्लैंड भी स्टिमुलेट होंगे और ड्यूरिंग फूड ईटिंग आपको स्वेटिंग होगी। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट फ्रेज सिंड्रोम इज, ठीक है, तो मैंने कंसेप्ट दे दिया। Frey syndrome produces flushing and sweating, salivation in response to taste of food after injury of the auriculotemporal nerve, which carries parasympathetic secretomotor fibers to the parotid gland and sympathetic fibers to the sweat glands. When the nerve is severed, the fibers can regenerate along each other's pathway and innervate the wrong gland. It can occur after parotid surgery and may be treated by cutting the tympanic plexus in the middle ear and so on. ठीक है, यहाँ पर सिंपैथेटिक फाइबर्स का भी लिखा हुआ है कि वो जो हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व्स के जरिए से स्किन में फाइबर्स जा रहे हैं, दोज आर एक्चुअली सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद है जी पेरोटिड स्वेलिंग्स आर वेरी पेनफुल ड्यू टू द अनयील्डिंग नेचर ऑफ पेरोटिड फेशिया, क्योंकि पेरोटिड फेशिया भी जो है वो रीजनरेट नहीं करता, उसमें हमारे पास जो है वो इतनी उसकी रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से जो वहाँ पर पेन कॉज करने वाले फैक्टर्स हैं वो वहीं पर रहते हैं जिसकी वजह से वो पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है पैरोटिड एब्सेस पस में बी कॉज्ड बाय स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम माउथ ओरल कैविटी इनटू द पुअर ड्यू टू द पुअर जेंटल हाइजीन, ठीक है, आप ब्रश वगैरह नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है और वो स्प्रेड कर सकता है पैरोटिड ग्लैंड में फॉर्मिंग पैरोटिड एब्सेस और सेपरेशन ऑफ पैरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर पस की एक्यूमुलेशन हो सकती है ड्यू टू एनी अंडरलाइंग इन्फेक्शन। Then we have a parotidectomy, removal of parotid gland. The facial nerve is preserved. ये हमने भी facial nerve के केस में भी पढ़ा है क्योंकि facial nerve इसके अंदर से गुजरी होती है और ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करी होती है, सुपरफिशियल पार्ट एंड द डीप पार्ट, ठीक है, तो हमने फेशियल नर्व को प्रिवेंट करना होता है।
उसके बाद है पैरोटिड ग्लैंड डिजीज कॉज पेन इन द ऑरिकुलर एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर टेम्पोरल रीजन एंड टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, क्योंकि सेम सेंसरी नर्व जो है वो हमारे पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व्स इन एरियाज को भी सप्लाई कर रहे होते हैं और पैरोटिड ग्लैंड को भी सेंसरी नर्व सप्लाई दे रहे होते हैं। दैट्स वाई वो पेन जो है वो रेफर होती है इन दीज एरियाज। सियालोग्राफी कहते हैं सॉल्ट राइटिंग, या क्या होता है इसमें हम जो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसके अंदर हम एक ऐसा फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं जिसको जब हम अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस देखते हैं तो वो हमारे पास हमें नज़र आता है, ठीक है। कैनुला के जरिए से हम उसकी डक्ट्स में डाल देते हैं, ठीक है। और थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द चीक एंड उसको उसकी हम रेडियोग्राफी करते हैं तो उससे हमें डक्ट सिस्टम का पता चल जाता है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड और डायलेटेड बाय एनी डिजीज और नॉट। इस प्रोसेस को हम सियालोग्राफी कहते हैं। देन वी हैव पैरोटिड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इट मे बी ब्लॉक्ड बाय कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स कैलकुलस सेलुलिथ, इसको हम कहते हैं। एंड दिस पेन इज मेड वर्स बाय ईटिंग और स्टफिंग। उसके बाद है मम्स की कंडीशन, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें इनलार्जमेंट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है मम्स की, और इट इरिटेट्स द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, कैन कॉजिंग severe पेन बिकॉज ऑफ एन इमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड स्ट्रेचिंग ऑफ इट कैप्सूल, जिसकी वजह से एक्सेसिव जो है वो पेन होती है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इटसेल्फ पेन सेंसिटिव नहीं है, उसका कैप्सूल पेन सेंसिटिव है। Then we have mandibular nerve block. Mandibular nerve is blocked by injecting anesthetic agent where the nerve enters infratemporal fossa. ठीक है, this anesthetizes the suricotemporal, infraalveolar, lingual and buccal branches. क्योंकि ये जब infratemporal fossa से mandibular nerve निकलती है तो it gives these 4 branches. तो जब हम वहाँ पर इसको anesthetize कर देंगे तो हमारे पास ये सारी branches जो हैं ये वर्क नहीं करेंगी और ये हम एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक। उसके बाद है डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अकर्स एंटीरियरली एज द मैंडिबल हेड ग्लाइड्स अक्रॉस द आर्टिकुलर ट्यूबरकल ड्यूरिंग यॉर्निंग, लाफिंग और टेकिंग लार्ज बाइट। यानी अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो यू कैन डिस्प्लेस योर मैंडिबल एंटीरियरली। मैंडिबल रिमेन्स डिप्रेस्ड एंड पर्सन इज अनएबल टू क्लोज हिज माउथ, और ऑब्वियसली मैंडिबल को कंप्रेस होने के लिए, मैंडिबल को बंद होने के लिए इट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द टेम्पोरल बोन। तो जब वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल से ही डिसलॉज हो गया तो हाउ कैन यू विल क्लोज योर माउथ। रिडक्शन इज डन बाय डिप्रेसिंग द जॉ विद थंब प्लेस्ड ऑन लास्ट मोलर टीथ। लास्ट मोलर टीथ पर थंब रखा जाएगा और आगे से मैंडिबल को प्रेस करेंगे तो वो अपनी जगह पर वापस चली जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज वेरी अनकॉमन बीइंग रेजिस्टेड बाय पोस्ट प्लीनॉइड ट्यूबरकल एंड स्ट्रॉन्ग लेटरल लिगामेंट, तो दैट्स व्हाई जो पोस्टीरियरली उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होती। During TMJ surgery, facial and auriculotemporal nerves should be preserved. Injury to auriculotemporal nerve leads to laxity and instability of the joint. This is not important clinically. TMJ may become inflamed from arthritis and this results in dental occlusion, joint clicking. फिर आपको एक आवाज़ आएगी जिसको हम क्रेपिटस कहते हैं, और क्लिकलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम डिलेड इंटीरियर डिस्क मूवमेंट ड्यूरिंग मैंडिबुलर डिप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे TMJ जॉइंट एनाटमी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके क्लिनिकल्स में इसकी डिस्लोकेशन बस आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंडिबल की ना एक क्लिनिकल आता है, मैंडिबल के रेमस का फ्रैक्चर होता है और उसमें कौन सी नर्व डैमेज हुई है, तो यू हैव टू नो दैट इज लिंगुअल नर्व। सिनेरियोज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मेनिंजस पर।